रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन, विभागों और संगठनों के लगाए स्टॉलों का भी अवलोकन। देहरादून में एसडीआरएफ की ओर से महाकुंभ प्रयागराज अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित, जवानों का किया गया अभिनंदन। फायर सीजन को लेकर बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल, बीते वर्षों में कम हुई वनाग्नि की घटनाएं, कहा मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किए जाएंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई। सब्सिडी के रूप में मिलेगा योजना की सहायता राशि का 75% हिस्सा। और चमोली के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय, हिमालयी क्षेत्रों समेत औली में जमकर बर्फबारी, ज्योतिर्मठ समेत निचले इलाकों में भी बारिश। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में कई विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिन सभी स्टॉलों का सीएम धामी ने अवलोकन किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई विधायक मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। यहां पर विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। इन स्टॉलों में विभिन्न उत्पादों को दर्शाया गया है। दरअसल विकसित भारत विकसित उत्तराखंड कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश हित में कैसे फैसले लिए जाएं और कैसे प्रदेश को विकसित किया जाए, इस ओर रूपरेखा तैयार की जाएंगी। लेकिन अखबारों के अंदर जब मैं पढ़ता हूं कि प्रगति के बहुत से जो सोपान हैं, उन सब में उत्तराखंड यदि कहीं फर्स्ट है, कहीं सेकंड है, कहीं थर्ड है, तो मेरा सीना एक प्रकार से इतना फूल जाता है कि मुझे लगता है अटल जी मेरे सामने आ गए, उन्होंने राज्य बनाया और हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे प्रदेश की जनता ने हमारे प्रदेश को इतना ऊंचा नाम दिया है। मैं आपका थोड़ा समझ ले लूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं महाराष्ट्र में था, वो केदारनाथ में थे, उन्होंने केदारनाथ में बयान दिया मुख्यमंत्री जी के सामने। इनको बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो थोड़ा बहुत मैं भी करता हूं और आप लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगला दशक ये उत्तराखंड का होगा। अगला दशक उत्तराखंड का होगा माने ये आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे। अर्थात इन 10 वर्षों में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारे योग्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आदेश जी आपका नाम ही भूल गया मैं, देखो हाँ तुम बड़े प्रिय मेरे, तो इन जनप्रतिनिधियों के सबके सहयोग से और आप सबके परिश्रम से, लगन से ये प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। केवल विकसित नहीं, आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा, ये उनका आह्वान था। और जब मैंने उनसे कहा प्रधानमंत्री जी 17 साल की उम्र से घूमते घूमते थक गया हूं, अब आप मुझे रिलीव कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जिनको धामी को याद होगा, कहा था कि अब रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। अर्थात जो लोग उत्तराखंड से दिल्ली मुंबई चले गए उनको वापिस आना चाहिए। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा देखो बिना खुद के कहने को तो सब बोल देते, करते बहुत कम है। जैसा बोलो वैसा करो, ऐसे मोदी जैसे बनो। तो मैंने मोदी जी से कहा कि आपका रिवर्स माइग्रेशन यानी दिल्ली बंबई से वापस उत्तराखंड जाओ और लोग बात नहीं करेंगे। सबसे पहले भगत सिंह कोश्यारी 2 साल छोड़ करके राज्यपाल पद छोड़ के रिवर्स माइग्रेशन करेगा, आपके बीच में आ गया। अब आना है
प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत खुशी हुई, पता नहीं यहाँ के कलेक्टर गए नहीं, यहाँ के मंत्री लोग गए नहीं। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, आज बहुत ध्यान से पढ़ता हूं मैं, प्रगति की बात है। उन्होंने कहा कि 2 इंजीनियर बड़ी खासी नौकरी छोड़ करके हरिद्वार में वो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आदेश तुम्हें पता कहा है? नहीं होगा पता है? लगाना चाहिए। तो मशरूम पैदा कर रहे हैं 2 इंजीनियर बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ करके, क्योंकि हम सब लोग कैसे हम अपने जो है प्रदेश को आगे बढ़ाए, इसके लिए नौकरी नहीं होगी। मेरे बच्चों पीछे सुन लो, नौकरी नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है ऐसा काम करो कि तुम्हारे यहां लोग नौकरी मांगने आए, जैसे मुख्यमंत्री जी का टिकट मांगने आते हैं। तो आप लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस जनपद को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग कैसे, हम छोटे छोटे, ये जो प्रदर्शनी लगी है इसमें आपको सब दिखाई देगा। बहुत सी हमारी महिलाओं ने, मैं तो सचमुच उत्तराखंड की माता बहनों का बहुत ही ऋणी हूं, इतना सुंदर काम कर रहे हैं जगह जगह। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालय, यही है ना, हाउस ऑफ हिमालय, आपकी चीजों की बिक्री हो जाए, आप जो बना रहे हैं उसके लिए हाउस ऑफ हिमालय बना रखा है। आप यहां से संकल्प लेके जाइए, हम अच्छी से अच्छी चीज बनाए, उसकी मार्केटिंग हो और दुनिया की लोग कहे कि भैया हाँ, रुड़की हरिद्वार के बनी हुई चीज हम खा रहे हैं। ऐसा अगर लोगों को लगेगा तो समझ लो कि वास्तव में हमारा उत्तराखंड बनाना सफल होगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है, हम सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये गंगा यमुना का प्रदेश है। गंगा पैसों की, विकास की मोदी जी बहा रहे हैं और यमुना धामी जी बहा रहे हैं। हम सबको उसमें डुबकी लगा करके ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है, रुपया वापिस जाता है। मुख्यमंत्री जी एक भी पैसा वापिस नहीं जाना चाहिए, और सांसद जी आप भी ध्यान रखिए, हाँ, क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, एक पैसा वापिस नहीं जाना। मैं तो राजनीति से अलग हो गया, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम एक एक पैसे का जो मोदी जी दे रहे हैं, धामी जी दे रहे हैं, उसका सदुपयोग करें और इस प्रदेश को अगले 10 सालों में ही हिंदुस्तान का सबसे आदर्श, सबसे बढ़िया ऐसा प्रदेश बनाए। मेरा विश्वास है कि आप इस दिशा में सफल होंगे, सहयोग करेंगे। और आप सबको मैं विशेष करके नरेश जी को, मैंने कहा भाई मैं तो आजकल कार्यक्रमों में जाता नहीं हूं, लेकिन इनका आग्रह था, क्योंकि इनसा बहुत स्नेह प्रेम है, कि थोड़ा इस बहाने आपके दर्शन भी हो गए, तो हमने आप सबके बीच में आने का मौका भी दिया नरेश जी ने। मैं नरेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैंने कल्पना बहन से भी कहा है, मैंने कहा आप तो वैसे ही दीक्षित जी की लड़की हो, तो आपने तो वैसे भी और विकास करना है। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, सारे हमारे विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलजुल करके हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार कहीं दिखाई न दे। अगर भ्रष्टाचार का मतलब है करुणा, जिस करुणा से आदमी की बचना मुश्किल होता है, ऐसा एक भ्रष्टाचार है, उससे भी मुक्ति मिले, उस दिशा में भी आप सब प्रयास करेंगे। आप सबका ये प्रयास सफल हो, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप ही के दिशा निर्देशन पे पिछले 3 वर्षों से ये हो रहा है। ये पहले देहरादून था, फिर हरिद्वार था, इस बार रुड़की थी। तो इस बार माननीय सीएम साहब ये जो आपके निर्देश प्राप्त हुए थे कि जितने आगे बढ़ते हैं। देहरादून में एसडीआरएफ की ओर से महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की।
इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने जवानों को सम्मानित किया। वहीं सीएम ने जवानों का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम ने कहा कि आप सभी लोगों का अनुभव 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ के आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपने जो यहाँ पर जो अभी अनुभव प्राप्त किया है, ये अनुभव हमारा 2027 में हरिद्वार में होने वाले जो हमारे कुंभ का आयोजन है उसको और अधिक सुरक्षित और अच्छा और व्यवस्थित बनाने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी भी हमें अभी से प्रारंभ करनी है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बैठक हमारे आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी ने वहाँ पर अभी जाकर कर ली है और जल्दी ही मैं भी इसको एक बैठक करूँगा। तो आप सब लोग, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आप सबका होने वाला है, क्योंकि 2021 का जो यहाँ का हमारा महाकुंभ था, उस महाकुंभ में कोरोना होने के कारण से, कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा लोग उस समय नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जहाँ भी कुंभ होंगे, और देखिए बहुत स्थानों पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो कुंभ की सफलता में जहाँ आप लोगों ने जाकर सशरीर बड़ा योगदान दिया, वहीं हम लोगों ने जो है रोज टिहरी डैम से 200 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा, जल छोड़ा, जिससे जो है कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों को एक शानदार निर्मल जलधारा प्राप्त हो पाई। अन्यथा थोड़ा तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है नहीं तो पानी जो है कम होता तो उतना मतलब थोड़ा सा ये लगता कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता रह गई। लेकिन माँ गंगा की कृपा से वहाँ पर आसानी से इतने लोगों ने डुबकी लगाई और मुझे लगता है कि जो हमारा ये आयोजन 2027 में होने वाला है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और वहाँ और हमारे में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर तो माँ गंगा साक्षात मतलब अपने मूल स्वरूप में चलती हैं यहाँ, और ये हम बहुत एनसीआर के नज़दीक हैं, बहुत सारे साधन हमारे यहाँ आने के हैं। अगर हम दिल्ली से कोई भी आएगा तो आने वाले टाइम में जब ये आयोजन हो रहा होगा तो दिल्ली से आने में अधिकतम 3 घंटे से ज़्यादा समय हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नहीं लगेगा। तो इसलिए उस कुंभ में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जितना हम अनुमान लगा रहे हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार नहीं भी करेंगे तो अब तो प्रचार जो है खुद ही हो जाता है। प्रचार खुद ही होगा और लोग आचमन भी करेंगे, यहाँ पर स्नान भी करेंगे, हर दृष्टि से आएंगे। और ये प्रचार क्या होता है कि जब ऐसे आस्था के धर्म के आयोजन होते हैं तो ये आयोजन का प्रचार केवल पोस्टर लगाने से, अखबारों में देने से, विज्ञापन देने से नहीं, बल्कि मैन टू मैन, जैसा स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म सम्मेलन से लौटकर आए थे, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड अन्य राज्यों का वहाँ के जो वेटिकन या वेस्टर्न जिनको कहते हैं वहाँ का दौरा करने के बाद वापस आए थे 3 साल 3.5 साल के बाद। तो उनका पहला कार्यक्रम श्रीलंका में हुआ था, उनके अभिनंदन का। तो स्वामी जी ने उस समय कहा था कि लोगों ने उनका अभिनंदन किया कि आपने हमारे धर्म को इतना महिमा मंडित किया, पूरे विश्व को हमारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया, हमारा धर्म कितना पवित्र है, कितना महान है, कितनी इसके अंदर लोगों के लिए संवेदनशीलता है, सहिष्णुता है, सद्भावना है, सबको अंगीकार करने का जो है ये हमारा धर्म है। और आपके मुख से इतने शब्द निकले और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये उन लोगों की शक्ति है जिन्होंने एक साधारण से सन्यासी की बात को चूल्हे चूल्हे तक पहुंचाने का काम किया है। यानी कि चूल्हे चूल्हे तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, खेत के किसान के पास तक भी चर्चा होने लगी कि स्वामी जी ने इतना महान कार्य किया है।
इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के जब हम अच्छे काम करते हैं या अच्छे काम होते हैं तो प्रचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे में, और उसको बहुत प्रचार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं भी करेंगे, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी से कि यह आयोजन बहुत भव्य हो, और जो थोड़ी न्यूनता हमारी रह गई 2021 के कुंभ में उसको भी हम पूरा करें। तो उसके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम आप लोगों का है, डीजीपी साहब आपका भी है, आपकी पूरी टीम का भी है, हमारा भी है, कि हम लोग जो है अच्छी पार्किंग बनाएं, अच्छा ट्रैफिक बनाएं। हमारे में और वहाँ में अंतर यह है कि वहाँ बहुत एरिया फैला हुआ है, हमारे पास उतना एरिया नहीं है, लेकिन लोग कम आएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 100 से ज़्यादा घाट हैं जहाँ पर जो है एक साथ कई लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हर कोई जो है एक ही जगह पर स्नान करना चाहते हैं, वही तो उसको भी अभी चूंकि आपकी मीटिंग से पहले अभी हम यहाँ पर यही मीटिंग कर रहे थे, और हम लोग जो इसका हरिद्वार के घाटों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, और मैंने इनको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि ये जो स्नान है हमारे, ये घाट हैं, ये थोड़ा हमको अलग अलग, जैसे देहरादून से जाते हैं तो वो कहाँ पर स्नान करेंगे, नजीबाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो कहाँ स्नान करेंगे, या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं लोग तो वो कहाँ स्नान करेंगे। इस तरह से हम उसको जो है व्यवस्थित करें, और उसमें आप लोगों का अनुभव बहुत। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अनिल बलूनी ने गढ़वाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 543 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्रतिवेदन गृह मंत्री को सौंपा है, जिस पर गृह मंत्री ने इस प्रतिवेदन पर आश्वस्त करते हुए कहा कि गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास की चिंता करने और नई विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है, और गढ़वाल लोकसभा का जो हमारा सीमांत जिला है, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहां के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर, और जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास गया था। मैंने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है, और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं। और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सीमांत क्षेत्र के विकास को लेकर, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ये सारा पूरी एक्सरसाइज जिला प्रशासन के साथ मिलकर की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसी प्रकार हम सीमांत जो हमारा क्षेत्र है उसके साथ साथ पूरी लोकसभा के लिए जो हम गढ़वाल लोकसभा को अग्रणी लोकसभा बनाने का हमारा अभियान है उसको और आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सारे काम जल्दी ही आप लोगों का साझा भी करूंगा। और इसमें लगभग जो प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को दिया है उसमें 543 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसमें रखा है, और गृह मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक रुख इसके लिए रहा है, इसके लिए उनका आभार है। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। साथ ही जंगली जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास करती है कि ऐसी घटनाएं कम हो। इसी का नतीजा है कि बीते वर्षों में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष विंसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही
दुखद घटना थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में हर गाँव में जहाँ ज़्यादा फायर के फ्रिक्वेंसी थी, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और आपका वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य बनाए गए। और इस बार 30,000 रुपये इंसेंटिव्स में उनको देने का काम किया। और पहली बार आपका परिवर्तन ये किया कि अब PCCF रैंक के अधिकारी को हर एक जिले में प्रभारी बना करके फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पे मॉनिटरिंग करने के पहली बार निर्णय लिया गया। तो ये भी एक नया रिफॉर्म है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी। और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होगी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही यातायात निदेशालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि बीते साल चारधाम यात्रा में 47 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस बार प्रशासन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर यात्री को पहले से पंजीकरण कराना होगा और यात्रा में शामिल वाहनों के स्वामियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी ऑनलाइन भरना होगा। इस फॉर्म में यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी देनी होगी। वाहन चाहे कमर्शियल हो या निजी, सभी को वाहन में बैठे यात्रियों की संख्या को डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होगा। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनकी गाड़ियां ऋषिकेश में पार्क की जाएंगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर 30 अत्याधुनिक AI आधारित कैमरे लगाए हैं, जो कंट्रोल रूम को लाइव डेटा भेजेंगे। वहीं अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन के यात्रा मार्ग पर आता है तो उसकी सूचना तुरंत चेक पोस्ट तक पहुंच जाएगी। हाँ, देखिए अभी निर्देशित किया गया है कि कुछ ANPR कैमरा लगाए जाएं, ताकि हमारे पास जितने लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं या अन्य पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं, वो सारा डेटा हमारे पास रहेगा, तो हम उससे बेहतर यातायात प्रबंधन करने की। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल TV। इजाजत दीजिए, नमस्कार।